नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में करीब 6 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग में 27 एजेंडे रखे गए। मीटिंग में इन एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सहमति भी बनी। मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने सूबे के युवाओं को राहत देने का काम किया। सरकार ने तय किया है कि बीसीए और बीसीबी के प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही एनसीआर में वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है। सीएम सैनी ने यह भी बताया कि एनसीआर में सीएनजी ईवी गाड़ियां ही चलेंगी और शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन और डेपुटेशन से ही भरे जाएंगे। सैनी सरकार ने इन फैसलों से हरियाणा में कितना बदलाव होगा, यह बेहद अहम सवाल है। सैनी कैबिनेट में 27 एजेंडे रखे गए थे, जिन पर चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। सीएम सैनी ने बताया है कि सरकार ने सूबे के युवाओं को राहत देने का काम किया। सरकार ने तय किया कि बीसीए बीसीबी के प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा। इसके साथ ही एनसीआर में वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि एनसीआर में सीएनजी ईवी गाड़ियां ही चलेंगी और शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पद प्रमोशन और डेपुटेशन से ही भरे जाएंगे। उद्योग क्षेत्र में की गई अनधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह को डेयरी स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। ये तमाम फैसले लिए गए हैं। यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए बीसीए, बीसीबी, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर है लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के एनसीआर जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। मंत्रिमंडल ने जो अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला वो लेते हुए इन कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी है, जो हमारी औद्योगिक कॉलोनियां हैं। कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इनमें सड़क, पानी, बिजली, अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। तो सैनी कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इसके बाद कितना परिवर्तन आएगा, ये बेहद अहम सवाल है। और जो 27 एजेंडे सैनी सरकार ने तय किए इस बैठक में, उनका व्यापक प्रभाव कितना देखने को मिलेगा, ये भी बेहद अहम सवाल है।
और जो फैसले हैं उन पर भी डीप एनालिसिस करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और अगर मोटा मोटी समझने की कोशिश करें, मुख्य बिंदुओं पर हम जाने की कोशिश करें तो 27 एजेंडों को ब्रीफ में समझें तो क्या कुछ एजेंडे हैं, क्या लक्ष्य सरकार का है, आगे का विजन क्या है? देखिए सौरभ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इंतजार काफी दिनों से की जा रही थी। आपको बता दूं 23 जिले, 23वां जिला हिसार बना है, लेकिन आधे जिले हरियाणा के करीब 12 से 14 जिले हैं जो औद्योगिक केंद्र बन चुके हैं बड़े, जैसे दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, और इधर आए तो सोनीपत के बाद पानीपत, पंचकुला, यमुनानगर, करीब आधे जिले जो हैं 23 जिले हरियाणा के हैं। 23 में 14 जिले जिनका 57% हिस्सा है वो दिल्ली एनसीआर में है। और दिल्ली एनसीआर के साथ होने का हरियाणा को फायदा भी मिला, जिस तरीके से व्यापार बढ़ा है, उद्योग बढ़े हैं, खेती का जो सामान है, दूध, अंडे, दालें, ये सब दिल्ली की मंडियों में खपती है जहां बहुत ज्यादा मांग है। तो हरियाणा की जो खुशहाली है, जो विकास हुआ है, उसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के आधे जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं, 57% हिस्सा। जो फैसले लिए गए, मेरे को लगता है एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जैसे पानीपत शहर है, बहुत पुराना शहर है, जब देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से लोग आए थे, छोटे छोटे हैंडलूम, छोटे कारीगर थे, शुरुआत की थी, लेकिन अब बहुत बड़ा एक वट वृक्ष बन चुका है पानीपत, जिसमें छोटी से बड़ी 22,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। ऐसी फैक्ट्रियां भी है जिनमें 500-500 काम करती है, ऐसी फैक्ट्री भी जिसमें 10-15 लोग काम करते हैं। तो छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री, चूंकि पानीपत पुराना शहर है, यहाँ पे बहुत सारी अनियमित इंडस्ट्री पनप गई थी जो 20-30, 40-40 साल से चल रहे हैं, लेकिन उनके सामने संकट ही था कि सर्वाइवल कैसे हो। उनको ना तो बैंक लोन मिलता है, ना सड़कें पूरी बनती हैं, और जो सुविधाएं होती है वो उससे महरूम थे वो। लेकिन अब मुख्यमंत्री आए थे, जब बजट की प्री डिस्कशन हुआ था पानीपत में, वायदा किया था कि हम जो अनियमित क्षेत्र की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके लिए पॉलिसी लेके जाएंगे, और आज उसका ऐलान हो भी गया है। 50 यूनिट्स अगर किसी 10 एकड़ पे क्लस्टर बना के उनको इकट्ठा वो अप्लाई करेंगे कलेक्टिव तरीके से, सरकार उनको मंजूरी देगी। मंजूरी मिलने के बाद उस जगह की कीमत ही नहीं बढ़ेगी, उनको बैंक लोन्स भी मिलेंगे, सब्सिडी भी मिलेगी, और सुविधाएं वो भी मिलेगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अलावा जिसमें अनियमित जो इकाइयां हैं उनको भी अब नियमित किया जा सकेगा। उसके अलावा जैसे एक पानीपत को एक अच्छी सौगात ये मिली है कि चुलकाना धाम का मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान में, और दूसरा मंदिर चुलकाना धाम पानीपत का है। वहां बहुत लाखों श्रद्धालु आते हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा से हर बार, हर एकादशी को इतनी लंबी लाइनें। वहां श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला हुआ है, उसका लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण हम झेलते हैं, फैक्ट्रियां बंद होती हैं, स्कूल बंद होते हैं, सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाता है, उसकी दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए। कई फैसले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि इसको टाइम से लागू किया जाएगा, और जो सोचकर योजनाएं ये फैसले लिए गए हैं उनका मैक्सिमम फायदा उन लोगों को होगा जिनके लिए योजनाएं और इन फैसलों का इनका इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ठीक है, किया गया कि ये फैसले लिए उस पर लागू किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप महेश अगर समझें, बेहद अहम फैसले हैं, युवाओं को, छात्रों को राहत दे रही है सैनी सरकार। सूबे में युवाओं को राहत देने का सरकार ने काम किया है, 5 लाख करोड़ की निवेश का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक फैसले भी बेहद अहम हैं। ओवरऑल अगर हम समझें इन फैसलों को तो कितने अहम ये फैसले, और आने वाले समय में कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और ज़रूरत प्रदेश को इतनी ही थी या फिर और ज़्यादा ज़रूरत थी? मौजूदा स्थिति को तुलनात्मक तरह समझने की कोशिश करें आपके माध्यम से तो क्या है? देखिए सर, मुझे लगता है कि कुछ प्रशासनिक फैसलों को समय पर लिए जाने की ज़रूरत होती है, और नायब सिंह सैनी ने उन तमाम प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश इस वक्त इस फैसले के ज़रिए की है। ये मानकर चलिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत ज़रूरी ये फैसला लिया जाना था, जो कि अब लिया जा चुका है नायब सिंह सैनी की तरफ से, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में CLU को लेकर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग छोटी मोटी यूनिट्स तो लगा लेते थे, लेकिन उन यूनिट्स को स्वीकृत करवाने में, यानी उनका CLU करवाने में खासी परेशानी
परेशानियों का सामना करना पड़ता। उसके अलावा भी दशकों का वक्त बीत गया है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को, जिस तरीके से मेरे सहयोगी देवेंद्र जी भी ये जानकारी दे रहे थे, इंडस्ट्रियल इलाकों में सबसे ज़्यादा ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही थी कि कुछ अलग अलग यूनिट्स जो कि स्कैटर्ड थी और उन्होंने अपने अपनी यूनिट्स तो लगा लिए, छोटा मोटा कामकाज भी कर रहे थे, रोजगार अपना भी चला रहे थे, लोगों को रोजगार भी दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया था। अब चूंकि ये पॉलिसी बनाई गई है कि महज 10 एकड़ में आप एक इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग जो है वो कर सकते हैं, आप एक एसोसिएशन बनाइए, आप एक यूनियन बनाइए जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिट्स होंगी और वो अगर 10 एकड़ में जो है अपने प्लांट्स लगाने के लिए सरकार से स्वीकृति चाहते हैं तो सरकार वो स्वीकृति देगी। और इस तरह की काफ़ी सारी यूनिट्स हरियाणा के इंडस्ट्रियल इलाकों में पहले से लगी हुई हैं, लेकिन उनकी जो परमिशंस हैं उसको लेकर परेशानी का सामना ये लोग कर रहे थे। अब इस परमिशन को लेकर किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आने वाले वक्त में भी अगर 10 एकड़ चूंकि काफ़ी कम इलाका माना जाता है, महज 10 एकड़ में अगर इंडस्ट्रियल प्रमोशन सरकार इस तरीके का कर रही है तो यकीनन फिर ये मानकर चलिए कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने को लेकर नायब सरकार बेहद संजीदा इस वक्त नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इतना ज़्यादा फ्लैक्सिबल सरकार बनाने की कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा बड़ा नियम ना हो जिससे उद्योगपतियों को परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए, बड़ी यूनिट्स को आकर्षित करने की कोशिश तो यकीनन सरकार करती ही है, लेकिन जो छोटी यूनिट्स है, लघु जो इकाई हैं या मध्यम दर्जे की जो इकाई हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करने की कोशिश लगातार चलती है, क्योंकि बड़ी जो यूनिट्स हैं वो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या कहें कि जो बड़े घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, वो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रदेशों में करते हैं। इसका फायदा उन तमाम बड़े घरानों को ही आर्थिक तौर पर होता है, हालांकि रोजगार के तौर पर स्थानीय लोगों को भी इसका कुछ फायदा मिल जाता है। लेकिन अब चूंकि बेहद लघु और मध्यम दर्जे की यूनिट जो है 10 एकड़ में और काफ़ी सारी यूनिट्स एक ही इलाके में अगर उसकी परमिशन दी जाती है तो फिर यकीनन फिर छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं, जो काम धंधा करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, वो अपने कामकाज को आगे बढ़ा पाएंगे और इससे जो फायदा है वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। ज़मीन की जो CLU की कीमत है, मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकेगी और ज़मीन चूँकि हरियाणा में काफ़ी महंगी हो चुकी है, NCR की बात करें, NCR से बाहर की बात करें, ज़मीन की कीमत सबसे ज़्यादा इस वक्त इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को लेकर उद्योगपतियों को झेलनी पड़ रही है। तो किसी हद तक उसमें जो है चूँकि वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे और उसके बाद उसका जो चेंज ऑफ लैंड यूज़ है वो करवाया जाएगा 10 एकड़ में परमिशन मिलने के बाद, तो उसकी जो कीमत है वो किसी हद तक रेगुलेटेड रहेगी। लेकिन उसके अलावा जो फैसले लिए जा रहे हैं यहाँ पर EV को लेकर या जो क्लीन फ्यूल की बात कही जा रही है, इसके अलावा CNG की बातें कही जा रही है। देखिए, ये तो बड़ी सच्चाई है कि CNG का प्रचार प्रसार हरियाणा में बीते कुछ सालों में, अगर 3 से 4 सालों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हुआ है। पानीपत के इलाके में CNG पहले से थी, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, जींद की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, यहाँ पर CNG की जो लाइन्स हैं वो अब पहुँची हैं और CNG के काफ़ी बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप्स ऑनलाइन इस वक्त यहाँ अवेलेबल हैं। तो CNG की चूँकि अवेलेबिलिटी बढ़ी है तो यहाँ पर भी इन इलाकों में भी, हालांकि हिसार NCR के इलाके से बाहर रहता है, भिवानी NCR में रखा गया है, लेकिन ये मानकर चलिए कि क्लीन फ्यूल के प्रमोशन की जहां तक सरकार बात कर रही है तो यकीनन फिर इससे पर्यावरण को लेकर तो फायदा मिलेगा, लेकिन कितना व्यावहारिक है ये फैसला, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की मांग भी लगातार बनी रहती है और EV को लेकर काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना भी जो है लोगों को करना पड़ता है। EV की खरीदी को लेकर भी अभी लोग संशय की स्थिति में कि क्या वाकई उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्या ये फायदेमंद रहेगी या फिर पेट्रोल और डीजल ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो तमाम सवाल हैं, अभी उसके एक्सेप्टेंस को लेकर जरूर यहाँ पर जो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि दूरगामी फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। BC और BCB के लोगों को भी राहत देने की कोशिश इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो कोशिश तो ये है कि आज तक के लिए, आज की तारीख तक जो भी परेशानी प्रशासनिक फैसलों को लेकर, सरकार के नीतिगत फैसलों को लेकर लोगों को झेलनी पड़ रही है, उन परेशानियों को दूर कर दिया जाए, उन परेशानियों को खत्म कर दिया जाए। अब किस हद तक ये दूर हो पाएंगे देखने वाली बात रहेगी। वीरेंद्र जी, 27 एजेंडे हैं, एक एक करके अगर इन्हें समझें, जो हम लगातार जिक्र भी करें, जो जिक्र देवेंद्र ने भी किया, महेश ने भी किया, आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार की इस नीति को, इस बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं, इन जो 27 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है, मंजूरी दी गई है सैनी सरकार के द्वारा, इससे कितना व्यापक असर होगा, कितना परिवर्तन हरियाणा में आएगा, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या फिर पर्यावरण के दृष्टि से हम बात करें, हर अगर पॉइंट को हम टच करें, छुएं, तो क्या कुछ अब देख पाएंगे हम इन फैसलों के बाद?
देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र था, जी। उसमें जो संकल्प लिए गए थे, उनको पूरा करने की दिशा में ये जो आज कैबिनेट के फैसले हैं, उस दिशा की ओर कदम है। फिर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जी। तो भारतीय जनता पार्टी पर अपेक्षाओं का दबाव है। लोग अपेक्षा बिल्कुल। करते हैं बिल्कुल। कि सरकार अब जो है अधिक तीव्रता के साथ काम करेगी, जो विकास के फैसले हैं वो होगी। देखिए, औद्योगिक दृष्टि से देखें जी। तो सरकार के फैसले स्वागत योग्य हैं हम्म। और इससे उद्योगों को नया बूस्टर मिलेगा, नया प्रोत्साहन मिलेगा। अब जिस तरह से पहले उद्योगों में ABC तरह के अलग ब्लॉक बने हुए थे, अब जो ब्लॉक व्यवस्था है वो समाप्त की जा रही है। अब मतलब सभी को समान रूप से ही जो है उसका लाभ मिलेगा। अब ये नहीं कि एक विशेष क्षेत्र को कोई लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब जो पहले ब्लॉक बने हुए थे वो समाप्त किए जा रहे हैं, तो इससे समुचित विकास हो पाएगा, सभी क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। जी। तो कुछ समय पहले जो था ये था कि एक क्षेत्र विशेष तक ब्लॉक जो घोषित कर दिया जाता था, औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ा घोषित कर दिया जाता था, तो उसी क्षेत्र में लोग उद्योग लगाने के लिए जो है तत्पर रहते थे, क्योंकि सरकार वहीं सुविधाएं देती थी। तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। जी। और नई औद्योगिक नीति 2026 को स्वीकृति दी गई है। अब नई औद्योगिक नीति में अभी इसकी स्पष्ट व्याख्या होगी और जो मंत्री हैं वो जिला मुख्यालयों पर भी जाकर अपनी नई जो उद्योग नीति है इसके बारे में इसकी विशेषताएं स्पष्ट करेंगे। जी। और क्योंकि ये उद्योगपतियों से सुझाव लिए गए हैं, उनके क्या सुझाव हैं, कितने सुझावों को शामिल किया गया है, जी। सरकार की प्राथमिकता है। ये बात ठीक है कि जिस तरह से EV वाहनों के बारे में निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक बात है, बेसिक चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। जी। अभी उसको व्यवहारिक रूप से देखने के लिए बहुत कुछ कठिनाइयां हैं। बिल्कुल। सरकार अपने स्तर पर प्रदूषण समाप्त करना चाहती है, फिर पेट्रोल और डीजल की जिस तरह से मांग बढ़ रही है और जो वर्तमान परिस्थिति है, तो उसके अंदर सरकार का ये सुझाव तो ठीक है, ये इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक कितना है? व्यवहारिक ऐसे है कि कभी हमें कितने चार्जिंग स्टेशन बने हैं और क्या इतने जो EV वाहन हैं उनकी व्यवहारिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है। जी। तो लेकिन अभी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की है और इन प्राथमिकताओं से ये पता चलता है कि सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए अग्रसर है। देखिए, युवा वर्ग को रोजगार की दृष्टि से काफी अपेक्षा है सरकार से। आज इंडियन नेशनल लोक दल ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन भी किया है, क्योंकि सरकार को युवा वर्ग जो है वो बहुत कुछ चाहता है सभी, और युवा वर्ग में अब बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है तो निराशा का वातावरण बनता है, युवा वर्ग फिर अपराध की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल, नशे की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ती है। तो सरकार युवा वर्ग की भी भावनाओं की कद्र कर रही है और उनको समझती है कि और जो आरक्षित वर्ग हैं उनका भी उत्पीड़न ना हो, उनको BCA और BCB के जो प्रमाण पत्र पहले से हैं उनको नए प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस दिशा में सरकार ने स्पष्ट किया है। तो ये फैसले तो महत्वपूर्ण हैं ही हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं और भी अधिक हैं, जो हमें निकट भविष्य में आने वाले कैबिनेट के फैसलों में दिखाई देगी। अब देखिए, कैबिनेट 6 घंटे बैठी है, पहले भी बैठी है, मतलब पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं होता था, वो सिर्फ औपचारिकता के साथ तय हो जाती थी। इससे लगता है कि अगर 6 घंटे में कैबिनेट के मंत्री बैठे हैं, विचार विमर्श किया होगा, पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क हुआ होगा, ये हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे का समय तो लगता नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इस पर गहन विचार विमर्श हुआ होगा। तो उसमें अब सरकार ने किस निष्कर्ष पर कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं और उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, लेकिन अलग अलग मंत्रियों का क्या दृष्टिकोण था ये तो स्पष्ट हो नहीं पाता। तो ये निर्णय तो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं कैबिनेट की बैठक में, और अब ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो ये फैसले हुए हैं सरकार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है और निकट भविष्य में हमें और भी कई घोषणाएं देखने को मिलेंगी, जिससे जो सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो उल्लेख किए गए उनकी पूर्ति संभव हो सके। सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी युवाओं की है, क्योंकि युवा प्रदेश में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। युवाओं के आगे रोजगार सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। वो दिल्ली जा रहे हैं, वो पंजाब जा रहे हैं और राज्यों में जा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक उदासीनता की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में अब 20,000 रोजगार देने का सरकार ने लक्ष्य तो रखा है, क्या इस लक्ष्य को एक टाइम बाउंड मैनर में पूरा नहीं किया जाना चाहिए? इसको किस तरह से देखते हैं सर, और क्या इस लक्ष्य को और ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ सेट नहीं किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द युवाओं को समस्याओं का समाधान मिले, उनको रोजगार मिले? देखिए, सरकार की प्राथमिकताओं में तो ये बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाती। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, नकल होती है, तो सरकार के इरादों पर पानी फिर जाता है।
और इतने रोजगारों का सृजन करना सरकार के बूते की बात नहीं है। अब प्राइवेट उद्योगों में जो सरकार है युवाओं के लिए अवसर तलाश रही है। अब विदेश भेजने के लिए भी सरकार ने अपने ढंग से प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास कितने सफल हुए। ठीक है। और जो प्रतिभा का पलायन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभा है उसका अपने राज्य में उपयोग हो। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ी अब हरियाणा में जो आने वाली समस्या है वो अब लेबर की समस्या रहने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वहाँ उद्योगों का विस्तार भी हो रहा है। अगर वहीं पर उद्योग लगने लग जाएंगे, उद्योगों का विस्तार होगा, तो वो जो श्रमिक है उनको अपने घर में ही रोजगार उपलब्ध होगा। वो जो पलायन करके हरियाणा और पंजाब में आते हैं तो वो पलायन रुक जाएगा, वो वहीं पर रहेंगे और हरियाणा के अंदर जो है लेबर की कमी हो जाएगी। और किस बात की, क्योंकि जो हरियाणा के जो श्रमिक जो स्थानीय लोग हैं वो अब उतनी जो श्रम शक्ति है वो हरियाणा में रही नहीं। अब यहाँ के उद्योगपति हो या किसान हो, वो जो है बिहार के और उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के ये श्रमिकों पर भी निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो काम भी अधिक करते हैं और ज्यादा वो मांग भी नहीं करते। तो ये आने वाले समय में ये भी एक समस्या गंभीर होने वाली है। देवेंद्र, शॉर्ट में आपसे और महेश आपसे जवाब लूंगा। शॉर्ट में मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मेक इन हरियाणा में प्रदेश अग्रणी बनेगा, ये संकल्प सीएम सैनी ले रहे हैं। कैसे इस संकल्प को पूरा किया जाए? जो औद्योगिक नीतियां हैं क्या वो सिरे चढ़ेंगी तो ये संकल्प जल्दी पूरा हो जाए, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं? देवेंद्र, देखिए सौरभ, बिल्कुल सरकार ने अगर ये फैसले लिए हैं तो उम्मीद करते हैं कि 50-60% तो रिजल्ट मिलने चाहिए। एक बात और आज मौका है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, बहुत सारे लोगों के मैं मुझसे सुनता हूँ वो ईवी लेना तो चाहते पर महंगी बहुत है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। ईवी गाड़ी कोई खरीदे तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी है जैसे उसके लिए चार्जिंग की है और जो चीजें हैं, सरकार को इस पर जरूर गौर करना चाहिए। बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ईवी खरीदे तो सही, जो गाड़ियां हैं जो मीडियम फैमिली खरीदती है उसके डबल रेट है। सरकार ने हालांकि कहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर देंगे और टैक्सेस में छूट, लेकिन इसको व्यवहारिक बनाना होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी तो सरकार को प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा। मतलब बहुत सारे खर्चे जो सरकार के होते हैं वो नहीं होंगे और लोगों को सांसें लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जो हमारा वातावरण खराब हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि 50-60% भी इन फैसलों पर जल्दी अमल हो गया तो ये उपलब्धि होगी। महेश, जो एनसीआर में सीएनजी ईवी है, जाहिर सी बात है सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समय की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर चुके हैं पूरे देश से कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर आना चाहिए, कॉस्ट कटिंग कंपनियों को करनी होगी, वर्क फ्रॉम होम देना होगा। अब ऐसे में जो हरियाणा है उसकी भूमिका को कैसे देखा जाए? क्योंकि दिल्ली में भी हम देख रहे हैं तमाम नेता मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं। एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, हरियाणा में सीएम सैनी को हमने देखा बीते दिनों, उन्होंने अपने काफिले में भी कमी कर दी काफ़ी हद तक। अब इस विकल्प को सिरे कैसे चढ़ाया जाए? जो एक चुनौती है उससे कैसे निपटा जाए, व्यवहारिकता में कैसे लाया जाए? देखिए सौरभ, त्वरित तो ये फैसला संभव नहीं है। सबसे पहले लोगों में विश्वास इस बात का जगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी लाइफ कितनी है, कितने सालों तक वो बिना किसी परेशानी के काम करेंगी, ईवी को लेकर मेंटेनेंस की क्या कुछ स्थिति रहती है। अभी काफ़ी सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में इस वक्त बने हुए हैं। ये सही बात है कि एनसीआर के इलाकों में सीएनजी की उपलब्धता पहले से काफ़ी अच्छी थी और अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स भी काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स पर लगाए जा चुके हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि तमाम लोग अगर ईवी पर शिफ्ट हो जाए तो उसके बाद चार्जिंग की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अभी मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशन फेज यहाँ पर सरकार को रखने की करीब 1 साल तक के लिए जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप प्रमोट भले ही करते रहिए ईवी को, लेकिन पेट्रोल और डीजल को आप पूर्णतः खत्म करने की कोशिश त्वरित तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक एनसीआर में उपलब्ध नहीं हो पाया। जब तक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, इस तरह के नीतिगत फैसलों में अगर बदलाव कर दिया जाएगा तो यकीन फिर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जो ये बेहद अहम 27 एजेंडे हैं जिनको आज हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने मंजूरी दी है, इनको धरातल पर उतारने के बाद कितना परिवर्तन हरियाणा के अंदर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।